तो देखो आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टर। क्या है म्यूचुअल इंडक्शन? अभी तक हम लोग पढ़े थे सेल्फ इंडक्शन ना। तो सेल्फ इंडक्शन में क्या हो रहा था कि जब भी किसी कॉइल से वेरिएबल करंट पास करवा रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो रहा था। मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएबल होने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। क्या इंड्यूस हो रहा था? ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, ये था ना। तो और वो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था वो उसी करंट का जिसके कारण वो इंड्यूस हुआ उसी का वो क्या करता है? अपोज करता है। तो उसी फिनोमिनन को हम लोग क्या करते हैं? सेल्फ इंडक्टर करते हैं। क्लियर? तो इसके बाद हम लोग आते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या आते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन आप लोग आगे भी एक बार नाम सुनोगे, ट्रांसफॉर्मर। इसमें ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्टर जो हम लोग को आगे ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे ही वर्क करता है। किसमें वर्क करता है? म्यूचुअल इंडक्शन। तो भाई म्यूचुअल इंडक्शन जो है, एक मिनट, देखो म्यूचुअल इंडक्टर इसमें दो कॉइल होता है। कितना कॉइल होता है? दो कॉइल। एक प्राइमरी कहलाता है और एक सेकेंडरी कहलाता है। एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल। तो भाई प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल को हम कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे पहचानेंगे सर्किट में? प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल को हम कैसे पहचानेंगे? तो कहता है जो कॉइल सोर्स के साथ कनेक्ट हो, किसके साथ? सोर्स, है ना, के साथ कनेक्ट हो तो वो कहलाता है प्राइमरी। क्या कहलाता है? प्राइमरी। यानी जो कॉइल किससे कनेक्ट हो? सोर्स से कनेक्ट हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी कॉइल कहते हैं। और वैसा कॉइल जो आपका गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट हो, किससे कनेक्ट हो? गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट हो तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। यानी कि यहाँ कितना कॉइल होगा? दो कॉइल। कौन कौन? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल किसे कहते हैं? जो सोर्स से कनेक्ट हो तो उसे प्राइमरी कहेंगे, और जो है ना गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट हो, लोड, है ना, जो लोड से कनेक्ट हो तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी। तो फिलहाल अभी हम लोग गैल्वेनोमीटर से समझेंगे। जो ट्रांसफार्मर में हम लोग ये काम यूज करेंगे इसका म्यूचुअल इंडक्शन का, वहां भी दो कॉइल होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। तो देख लो इसको, अगर ये क्लियर है तो इसका बेनिफिट आपको ट्रांसफार्मर में मिलने वाला है। समझ लो ट्रांसफार्मर का मेन चीज यही है कि ट्रांसफार्मर जो है वो इसी पर आधारित, ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। किस पर? म्यूचुअल इंडक्शन पर। तो बाबू यहां आपका दो कॉइल है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ये अल्टरनेटिंग करें, मतलब वेरिएबल करें, ठीक है। ये किससे कनेक्ट हो गया? सोर्स से। तो ये कहलाएगा आपका प्राइमरी कॉइल। क्या कहलाएगा? प्राइमरी। और देखो ये किससे कनेक्ट है? तो ये कहलाएगा आपका सेकेंडरी। यानी ये प्राइमरी कॉइल हुआ और ये सेकेंडरी कॉइल हुआ। क्लियर? अब यहां होता क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन कहते किसे? तो कहता है कि अगर हम चेंजिंग प्राइमरी में करते हैं और उसका इफेक्ट सेकेंडरी में देखने को मिलता है तो हम लोग कहते हैं उसी को म्यूचुअल इंडक्शन। यानी चेंजिंग कहां किया जाए? प्राइमरी में। इफेक्ट कहां देखने को मिले? सेकेंडरी में। तो उसी को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन।
यानी द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, in the secondary coil due to changing current in primary coil। यानी चेंजिंग कहाँ किया जा रहा है? प्राइमरी कॉइल में, और करंट कहाँ फ्लो कर रहा है? सेकेंडरी कॉइल में। तो उसी घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। क्या नाम देते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। ये VBI शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे बोर्ड में पूछता है डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन। तो क्या होगा? द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कहा? सेकेंडरी कॉइल, इन सेकेंडरी कॉइल। किसके कारण? ड्यू टू चेंजिंग करंट, ड्यू टू चेंजिंग करंट इन प्राइमरी कॉइल, है ना। देन सच फिनोमिनन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। और उस घटना को क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। क्लियर? किसी को आपत्ति? फिर से एक बार, चेंजिंग कहाँ किया जाए? प्राइमरी में। इफेक्ट कहाँ देखने को मिले? सेकेंडरी में। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन। किसी को आपत्ति? मान लिए कि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो NS है, यानी लेट NS बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, इन सेकेंडरी कॉइल। और यहां से फ्लक्स पाथ जो कह रहा है वो आपका 5, कितना? 5। तो टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा वो कितना? NS 5 है, NS 5 है ना। तो ये हो गया टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल। तो कंसेप्ट कहता है कि टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल जो होता है वो प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो होता है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी टोटल फ्लक्स linked with the secondary coil, linked with the secondary coil is directly proportional to current passing through the primary coil, current passing through the primary coil means कितना? NS 5 ये हो गया फ्लक्स linked with secondary coil is directly proportional to current passing through primary coil, current passing through primary coil। बब्बू प्रोपोर्शनल को हटाओगे, प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट कितना? M। इसका नाम देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कितना? M। तो बताइए M इज इक्वल टू क्लियर? क्लियर? NS 5S by IP, NS 5S by IP। तो ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। फिर से एक बार, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सेकेंडरी कॉइल, इन secondary coil due to changing current in primary coil, then such phenomenon is called mutual induction। Clear? प्राइमरी कॉइल किसे कहते हैं? जो सोर्स से कनेक्ट हो, है ना, जो सोर्स से कनेक्ट हो वो क्या कहलाएगा? और जो है ना आपका गैल्वेनोमीटर या लोड, है ना, लोड से कनेक्ट हो तो उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी। यानी चेंजिंग हम कहाँ कर रहे हैं? प्राइमरी। इफेक्ट कहाँ देखने को मिल रहा है? सेकेंडरी में। तो उसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, ये जैसे ही AC आपका समाप्त होगा तो एक दिन हम आपको वीडियो जरूर दिखाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर में जब वीडियो देखोगे ना तो मजा आएगा। तो ऐसे अभी रटना पड़ रहा है। ये चीज को हम कॉइल में दिखाते हैं। देखो बाबू, ये कॉइल है, एक कॉइल यहाँ है, हम यहाँ करंट का क्या करेंगे? वैरी करवाएंगे। तो करंट को वैरी करवाएंगे तो यहाँ एक बल्ब होगा, वो जलेगा। बल्ब क्या होगा? जलेगा। तो चेंजिंग हम यहाँ कर रहे हैं, बल्ब यहाँ जल रहा है भाई। ठीक है, और ये किसके कारण होता है? म्यूचुअल इंडक्शन के कारण होता है। इसका बहुत सारा केस भी है। ठीक है, फिलहाल हम लोग अभी इतना ही रह रहे थे, अभी ज्यादा डीपली नहीं जा रहे। ज्यादा डीपली के लिए हम बोले थे कि पहले हमारा सिलेबस पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करना है तो करेंगे। और ऐसे भी आपका सिलेबस जो है उम्मीद है कि 31 दिसंबर से पहले हम क्लियर करें, दिसंबर में ही क्लियर करेंगे, जनवरी नहीं जाने। ठीक है, तो भाई उसके बाद आपके पास समय है 15 दिन, कम से कम तो आ सकते हो आप। अगर कोई बच्चा है तो कम से कम 15 दिन तो आ सकते हो।
तो 15 दिन आओगे तो कोई कोई चैप्टर जैसे है जो चैप्टर में जो है कि लगता है कि हमारा यहाँ से न्यूमेरिकल और ज्यादा चाहिए था तो हम आपको और दे देंगे। तो पहले हमारा कहना है कि बोर्ड के लिए हम तैयार हो जाए, ताकि ऐसा ना हो कि एक चैप्टर में हमारा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ले और दूसरा चैप्टर ही पूरा गायब हो जाए। दूसरा चैप्टर क्या हो जाए? गायब हो जाए। प्रैक्टिस करने का समय मेरे पास है लेकिन बोर्ड का समय नहीं है, क्योंकि 15 से बाद आपका फिर डिस्टर्ब करेगा। कब का प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएगा, उस समय से प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाता है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाता है तो वहां से आपका क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। वो समझ गए? यही कारण है कि हमारा टारगेट है कि 15 जनवरी से पहले आपका किसी भी तरह से सारे बैच का, चाहे वो क्रैश कोर्स बैच हो, चाहे वो मेन बैच हो हिंदी इंग्लिश का, चाहे आपका बैच हो, क्लास आपका क्या होना चाहिए? क्लियर हो। चलिए यहां तक किन्हीं को डाउट क्लियर है? यहां देखो क्या है, ये है क्या? NF5 नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल 5 फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी कॉइल। तो ये NF5 जो हो गया टोटल फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू प्राइमरी कॉइल। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, क्या आएगा? कोई कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल M से। क्या नाम होगा? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन तो M। तो बताइए M इक्वल टू NF5 बाई IP। क्लियर? यहाँ इसका जो यूनिट होता है ना वो सेम होता है सेल्फ इंडक्शन का। किसका? सेल्फ इंडक्शन का, दैट इज हेनरी। क्लियर? यानी ये ध्यान रखिएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हो या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हो, दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेम होता है। और कितना? तो हेनरी। क्या होगा? हेनरी। क्लियर? चलिए अब देखो, कभी कभी आपसे ये भी पूछ देगा कि डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखो कैसे डिफाइन करना, ये इसको डिफाइन करना। अगर हम इसको 1 कर दे, क्या कर दे? 1 है ना। देखो यहां पर इफ IP इक्वल टू 1 तो M इक्वल टू कितना हो जाएगा? NF5 M है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। NF5 क्या है? टोटल फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी कॉइल। अब देखो डिफिनीशन, ये आ कर रहा है जब करंट कितना हो? 1 एम्पियर। किसमें? प्राइमरी कॉइल में। तो डिफिनीशन देखो कैसे बनाओगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज डिफाइंड एज टोटल फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी कॉइल व्हेन current passing through primary coil is 1 ampere. When current passing through primary coil is 1 ampere. Clear? यानी जब प्राइमरी कॉइल से कितना करंट पास कर रहा हो? 1 एम्पियर। तो सेकेंडरी कॉइल से जो फ्लक्स है ना पास करेगा उसी को हम लोग क्या करते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कोई दिक्कत? डिफिनीशन रटने का चीज है। यहाँ रट रहे हो आप कि डिफिनीशन बना रहे ना? कैसे? तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज डिफाइंड एज या इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी कॉइल इफ करंट पासिंग थ्रू प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर। है ना? क्लियर? यहां तक किन्हीं को डाउट? नेक्स्ट पॉइंट, चलो इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। क्या करता है? देखो E बराबर आप पढ़े हो, ना? तो यहां देखो तो टोटल फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी कॉइल हो गया NH5 और यहां NH5 S बराबर कितना?
क्लियर। तो यहां से m बाहर आएगा, DIPY dt, क्लियर। तो m बराबर हम लिख सकते हैं EY DIPY। यहां से एक डिफिनेशन और बना, क्या बना कि कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है वो EMF इंड्यूस है ना, इफ EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल, EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल के बराबर होता है, लेकिन कब, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर। मेरा कहना है कि अगर इसका वैल्यू 1 हो जाए, इसका वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो m इक्वल टू E होगा, m इक्वल टू E। क्या डिफाइन करोगे, तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू EMF इंड्यूस, EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल, इन द सेकेंडरी कॉइल, इन द सेकेंडरी कॉइल if rate of flow of current, rate of flow of current through the primary coil, through the primary coil is 1 ampere per second, 1 ampere per second। ये भी क्लियर, दो डिफिनेशन हुआ, दोनों में आप कोई भी लिख सकते हो, है ना। अगर आपको अगर एग्जाम में आ गया कि डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो एक डिफिनेशन अभी जो बताया था कि नंबर टोटल फ्लक्स लिंक विथ सेकेंडरी कॉइल, टोटल फ्लक्स लिंक विथ सेकेंडरी कॉइल व्हेन करंट पासिंग थ्रू प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर। अब सेकंड डिफिनेशन कि ये किसके बराबर होगा, EMF के बराबर, कब, जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो है वो कितना हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड। क्लियर, चलिए ये भी समाप्त हो गया। इसके बाद आपको बताया गया ED करंट, क्या बताया गया है, ED करंट। तो ED करंट जिसको हम लोग कहते हैं भंवर, है ना, धारा। यहां से क्वेश्चन पूछते हैं ED करंट क्या है, तो कहता है कि कोई, मान लो कोई कंडक्टर है, क्या है, कोई कंडक्टर है, इसका दो डिफिनेशन है, 2-3 डिफिनेशन है। इसके अक्रॉस अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया जाए, क्या अप्लाइड किया जाए, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया जाए, तो इस कंडक्टर में सर्कुलेटिंग करंट, कैसा करंट, सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, उसी को हम लोग नाम देते हैं ED करंट। क्या कहते हैं, ED करंट। यानी वेन, है ना, वेन करंट, सॉरी, वेन मैग्नेटिक फील्ड या वेन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द workpiece of conductor, workpiece of conductor, then a circulating current produced in the conductor, then such current is known as ED current। यानी जब कोई कंडक्टर उस पर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाए, तो उस दौरान उसमें क्या होता है, सर्कुलेटिंग करंट इंड्यूस होता है, उसी का नाम क्या दिया गया है, ED करंट। क्या नाम दिया गया है, ED करंट। एक और डिफिनेशन क्या है कि जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करवाया, तो ये ऑसिलेट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, उसका फ्लक्स चेंज होगा, है ना, फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें EMF होगा, उसके कारण करंट फ्लो करता है। तो जो करंट फ्लो करेगा वो किस फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, किस फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, और उस करंट को हम लोग क्या कहते हैं, ED करंट। यानी व्हेन ए कंडक्टर ऑसिलेट, when a conductor oscillate in magnetic field, then a circulating current produced in the conductor, such current is known as ED current। तो अलग अलग बुक में इसको अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, बस सारे का मीनिंग एक है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो रहा है। क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल, यानी किसी कंडक्टर पर हम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाइड करते हैं तो उसमें सर्कुलेटिंग करंट इंड्यूस होगा, और उस सर्कुलेटिंग करंट को हम लोग क्या कहते हैं, ED करंट कहते हैं। ये आपसे पूछता है व्हाट इज ED करंट, ED करंट क्या है। तो व्हेन चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, when changing of magnetic field applied
through bulk piece of conductor, then a circulating current induced in the conductor, then such current is known as ED current. क्लियर? ये आपका ED current के कारण क्या होता है कि आपका कंडक्टर हीट होता है। क्या होता है? हीट होता है। यानी ED करंट के कारण कंडक्टर क्या होता है? हीट होता है। ये जनरली आपका डिवाइस में होता है। जैसे आपको आगे पढ़ना है ट्रांसफॉर्मर, तो ट्रांसफॉर्मर में भी आपका ट्रांसफॉर्मर देखते हो कि जैसे कोई भी डिवाइस यूज करते हो तो गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। आखिर किसके कारण? तो उसमें भी ED करंट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? ED करंट प्रोड्यूस होता है। तो उसको मिनिमाइज करना है, कैसे करना है वहां हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ED करंट क्या है? तो जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट या वेरिएबल? वेरिएबल है ना। मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाइड किया जाए तो कैसा करंट? सर्कुलेटिंग करंट इंड्यूस होगा, और उस सर्कुलेटिंग करंट को हम लोग क्या कहते हैं? और ED करंट के कारण क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। ये भी क्लियर? ठीक है। इसके बाद आपका क्या था? प्रोडक्शन ऑफ AC। प्रोडक्शन ऑफ AC। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ AC। AC का प्रोडक्शन। यहां क्या हो रहा है बाबू? यानी अब हम लोग AC में घुस रहे हैं इसी से। तो यहां क्या हो रहा है ध्यान देना, अल्टरनेटिंग करंट का प्रोडक्शन कैसे होता है? ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। इसमें कोई रेक्टेंगुलर कॉइल क्या है? रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका एरिया हम मान लेते कितना? इसको क्या किया जा रहा है? मूव करवाया जा रहा है, रोटेट करवाया जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ। इसके साथ ओमेगा के। क्लियर? तो हो क्या रहा है यहां पे? आप यहां पे गौर से देखना कि ये रेक्टेंगुलर कॉइल, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में क्या करें? रोटेट करें। तो रोटेट करने से क्या होगा? आप देखो, गौर करोगे कि मान लो ये रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल इमेजिन करना। अब मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे था पहले, है ना। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है। एंगल कितना? अब ये रोटेट कर, रोटेट करने का मतलब इसका एरिया वेक्टर चेंज हो रहा होगा। एरिया वेक्टर चेंज होगा। तो एरिया वेक्टर चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? B डॉट ए BA को। तो अगर इसको हम रोटेट करेंगे, जैसे ये है, इसको हम रोटेट करें तो एरिया वेक्टर चेंज होगा। एरिया वेक्टर चेंज होगा कैसे? एक पेन दीजिएगा। देखो यहां क्या हो रहा है कि मान लो पहले ऐसे है नहीं रियली में, लेकिन मान लो आपका ऐसे, हम जैसे जैसे घुमाएंगे तो ये भी तो घूमेगा। हाँ, ऐसे क्या हो, इसके साथ साथ ये भी तो घूमेगा। घूमते गया। तो जैसे ये घूम रहा है तो थीटा चेंज हो रहा है। और हम क्या बोले थे? मैग्नेटिक फ्लक्स किन किन कारण से चेंज होता है? ड्यू टू चेंज इन B, ड्यू टू चेंज इन A, ड्यू टू चेंज इन थीटा। तो भाई अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो एंगल चेंज हो रहा है। एंगल चेंज हो रहा है, इसका मतलब फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा। यही ना होगा? फ्लक्स चेंज होने का मतलब क्या है? इसमें EMF इंड्यूस होगा फैराडे लॉ के अनुसार। कितने अनुसार? फैराडे लॉ के अनुसार क्या होगा? EMF इंड्यूस होगा। और EMF इंड्यूस होगा अगर ये कॉइल क्लोज है तो करंट भी पास करेगा। तो जो करंट प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, उसी को हम लोग नाम देते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या नाम देते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। तो मान लेते हैं कि एट T इक्वल टू 0 पर, एट T इक्वल टू 0 पर थीटा कितना है? 0। यानी आपका मैग्नेट, आपका कॉइल ऐसे है तो एरिया वेक्टर इधर हुआ।
मैग्नेटिक फील्ड इधर हुआ तो थीटा कितना, तो एट टी इक्वल टू 0 पर उसका एंगल कितना है, और एट टाइम टी आपका थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा ओमेगा टी, नहीं पढ़े हो 11 में ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी, एंगुलर स्पीड इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो थीटा बराबर कितना ओमेगा टी, तो थीटा कितना आ गया, तो उस समय फलक कितना होगा बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, थीटा कितना ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी, क्लियर, और कॉस ओमेगा टी आ गया तो बताइए तो क्या होगा, डी फाइव बटा डी टी आपका ईएमएफ, सॉरी ई बराबर कितना माइनस डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव कितना है बी ए कॉस ओमेगा टी डी टी, बाबू ये कांस्टेंट टर्म है ना, क्या होगा बाहर बच्चा क्या कॉस ओमेगा टी, बताइए इसका डिफरेंशिएशन, यहां टी का जो कोएफिशिएंट है बाहर पढ़े हो ना, टी का कोएफिशिएंट क्या होता है बाहर, और कॉस का साइन माइनस है, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्लियर, और इतना को हम लोग कहते हैं बाबू ई नॉट, क्या कहते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, कौन सा वैल्यू ऑफ पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, क्लियर। अब बताइए अगर आई निकालना हो तो आई बराबर कितना ई बाई आर, तो ई कितना है तो आई बराबर लिखोगे ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, ई नॉट बाई आर को हम लोग क्या कहते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन, और जहां आई नॉट को कहा जाता है बाबू पिक वैल्यू ऑफ कैरेट, पिक वैल्यू ऑफ कैरेट है ना, पिक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, क्लियर, और ई नॉट को क्या कहते हैं पिक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, पिक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, क्लियर। यहां देखो इसका ग्राफ, ग्राफ देखोगे इसका, तो भाई आप देख रहे हो कि ईएमएफ हो या कैरेंट दोनों साइन का फंक्शन है, दोनों, तो यहां देखो ये ई और आई दोनों दोनों साइन का फंक्शन है, तो ऐसे, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर था, क्या अंतर था जो देखिए, क्लियर, आई नॉट जो था वो ई नॉट बाई, इसका मतलब ये का जो पीक वैल्यू है वो ई नॉट से कम होगा, ई नॉट से, यानी यहां ग्राफ का नेचर सेम होगा लेकिन मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो अलग अलग होगा, तो छोटा वाला है वो कैरेंट का हो गया और जो बड़ा वाला है वो कैसे समझे, ये भी साइन का फॉर्मेट, ये भी साइन का फॉर्मेट, यानी दोनों फॉर्मेट किसका है साइन का, यहां ई नॉट है और यहां ये दोनों पिक वैल्यू है, लेकिन आई नॉट का जो वैल्यू है वो ई नॉट बाई आर है, तो मैक्सिमम होगा लेकिन उससे थोड़ा कम होगा, तो नेचर तो वही है, तो इसी को हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग कैरेट। तो ये देखो क्या हो रहा है, चेंज होता है, क्या होता है चेंज, ये 0 है और इसको हम लोग टी टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड, ये हो गया आपका t/2,
और आप जानते हो कि ये होता है कितना 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई ओमेगा, पाई बाई ओमेगा। क्लियर? तो ये हो गया आप लोग का अल्टरनेटिंग ईएमएफ और ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट। यहां तक भी नहीं कोई डाउट नहीं ना? इसके बाद आपको पढ़ना है ना सम इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू एसी। तो आपका हो गया एवरेज कैरेंट, फिर आप लोग का आईआरबीएस कैरेंट, तो इसी को पढ़ना है। तो भाई एवरेज कैरेंट, एवरेज कैरेंट, तो एवरेज कैरेंट कैसे निकालोगे? एवरेज कैरेंट, आई एवरेज, ये ऑब्जेक्टिव आता है। तो यहां दो तरह का एवरेज निकलता है, एक फुल साइकिल के लिए और एक हाफ। फुल मतलब कंप्लीट, एक पूरा चक्र के लिए और एक हाफ। ठीक है? तो एवरेज वैल्यू जो होता है वो हाफ के लिए डिफाइंड होता है, फुल के लिए डिफाइंड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कारण दिखाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है? और अगर हम फुल निकाल देंगे तो हाफ निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगा। याद कीजिए, आपको कहीं बताया गया होगा कि अगर कोई टर्म वेरिएबल क्या हो, वेरिएबल हो, और उसका अगर मीन वैल्यू निकालना हो, एवरेज वैल्यू निकालना हो, तो क्या करते हैं? जैसे बाई का निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ बाई जिसके रेस्पेक्ट में dx बाई, जैसे वेलोसिटी का निकालना एवरेज तो इंटीग्रेशन ऑफ भी dt बाई। क्लियर? लेकिन ये फॉर्मूला का यूज कब करते हैं? जब वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो या वेरिएबल। ठीक है? एक्सेलरेशन इंटीग्रेशन ऑफ a dt बाई dt, पावर एवरेज पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dt बाई dt। यानी जिसका एवरेज निकालना है और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तो जिसका निकालना है उसका इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है? और जिसके रेस्पेक्ट में उसी के सापेक्ष dt बाई dt। क्लियर? जैसे करंट का निकालना है तो क्या लिखोगे बताइए? तो इंटीग्रेशन ऑफ आई dt अपॉन, अब एक चक्कर में निकालना है तो यहां टाइम होगा 0 से t, 0 से हाफ में निकालना है तो 0 से t बाई 2, 0 से, तो बताओ 0 से t अगर निकाल दे तो क्या हाफ में आप खुद नहीं कर लोगे? है ना? तो आपको निकालना है एवरेज कैरेंट। ये फिजिक्स कम है, मैथ ज्यादा है। मैथ में इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, अगर पढ़ा हुआ है तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बाबू आई एवरेज इंटीग्रेशन ऑफ आई dt बाई फुल साइकिल, मतलब 0 से t, 0 से t। तो आई आया कितना था? क्लियर? पहले लिख दिए, यहां देखो आई नॉट कांस्टेंट क्या होगा, ध्यान दो बोर्ड पर, साइन ओमेगा टी dt, 0 से t, और dt है कितना t, dt का t, पहले अपर लिमिट फिर, तो भाई अब बताओ आपका अपर लिमिट कितना, कैपिटल T, लोअर लिमिट कितना 0, तो t माइनस 0, तो डायरेक्ट अगर t लिख दे तो कोई दिक्कत? तो बचा क्या? इसका इंटीग्रेशन, है ना, इसका इंटीग्रेशन। तो यहां ध्यान रखना साइन को का 1 कंप्लीट पीरियड में वैल्यू 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। समझ गए? पीरियोडिक फंक्शन। तो इसका आपका 1 कंप्लीट सर्कल में वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। अब कैसे होता है? तो अगर यहां पे पढ़े होगे तो आपको बताया गया होगा साइन x dx, अगर हम निकालते हैं 0 से 2 पाई तो ये वैल्यू 0,
ठीक है, जीरो होता है। अब कैसे प्रूफ करते हैं? देखो, साइन ओमेगा टी डी टी, लिमिट जीरो से टी। तो बताइए यहां क्या होता है कि जो कोएफिशिएंट है वो बटा में जाता है इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहां क्या होगा, बटा। और साइन का माइनस कॉस ओमेगा टी, कहां से कहां तक, जीरो से क्लियर। माइनस को बाहर कर दो, कॉस ओमेगा टी, लिमिट जीरो से टी को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई। तो देखो, तो हालांकि याद रखना कि इसका वैल्यू जीरो होता है, डायरेक्टली कितना होता है, जीरो। तो यहां देखो कितना हो जाएगा, कॉस का कॉस हो गया, ओमेगा टी कितना, 2 पाई बाई ओमेगा, नहीं अपर लिमिट माइनस कॉस जीरो इंटू समथिंग, क्लियर। अब बताओ ओमेगा तो ओमेगा, कॉस 2 पाई मतलब 360, 300, तो 360 बोलो या 0 डिग्री बोलो, बात सेम है ना। 360 डिग्री बोलो या 0 डिग्री बोलो, बात क्या है, सेम है। तो कॉस जीरो का वैल्यू 1, और यहां भी देखो कॉस जीरो का वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 जीरो इंटू समथिंग, आ गया जीरो, क्या गया। तो आपको सीधे याद रखना है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लेकिन कब, फुल साइकिल, ठीक है, एक पूरे चक्कर के लिए, 1 कंप्लीट पीरियड के लिए आपका वैल्यू कितना, जीरो। तो बताओ अगर ये जीरो आ गया तो जीरो इंटू इतना। यही कारण है कि एवरेज करंट जो होता है कभी भी 1 कंप्लीट साइकिल के लिए नहीं होता है, हाफ पीरियड के लिए होता है। किसके लिए डिफाइन होता है, हाफ के लिए, क्योंकि कंप्लीट में इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड पे पूछा हुआ है, द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर 1 कंप्लीट पीरियड। ऑप्शन में लिखा रहेगा 0, 2 आई नॉट बाई आई नॉट, या ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो क्या होगा, 0, क्लियर। अगर आपको हाफ के लिए पूछेगा तो यहां पे सिर्फ क्या होगा, T/2, यहाँ पे पाई बाई ओमेगा, यहाँ पाई बाई ओमेगा। तो बताओ ओमेगा से ओमेगा, कॉस पाई माइनस 1, कॉस पाई माइनस 1 माइनस 2, और यहाँ देखो तो 2 आई ओमेगा, और इतना का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, आई नॉट इंटू इसका कितना आया, 2 बाई ओमेगा, और यहाँ टी कौन सा, हाफ वाला, ये भी तो हाफ होगा। तो ये कितना हो जाएगा, टी बाई, तो ये ऊपर जाएगा, क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो आप बताओ कितना हो जाएगा, आप बताइए। तो आई एवरेज, गौर से देखना, आई नॉट तो आई नॉट है ही, इतना का मान हाफ के लिए कितना आया, 2 बाई ओमेगा, और ये जो t है वो t रहेगा, ये T/2 हो जाएगा, T/2। जैसे लिमिट है 0 से t, तो यहां लिमिट कितना हो जाएगा, हाफ के लिए, 0 से T/2, तो T/2, T/2। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, 2I0 बाई ओमेगा, ठीक है, हाँ, और t बराबर कितना, t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, 2 से 2 आपका ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, कितना 2I0 बटा। तो बाबू यहाँ ध्यान रखना, फंसाता है बहुत अच्छी तरीके से, एवरेज वैल्यू पूछता है। अगर सीधे पूछा एवरेज वैल्यू ऑफ AC तो 2I0 बाई पाई फॉर 1 कंप्लीट साइकिल, 0। अगर 1 कंप्लीट लिख दिया, 1 कंप्लीट पीरियड लिख दिया, 1 कंप्लीट ऑसिलेशन लिख दिया तो 0।
सीधे पूछा एवरेज वैल्यू ऑफ AC 2I0/5 2I0/5। सिमिलरली अगर आप EMF भी निकालोगे तो आपका E एवरेज जो आ जाएगा वो कितना 2E0/5। क्लियर? यहां तक आपको आज हो गया, बाकी का सेव हम लोग कल करते हैं इसको।